ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो हिंदी माध्यम से सीएपीएफ एसी 2023 के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। आइदर वो फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड अटेम्प्ट हो, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर थर्ड अटेम्प्ट हो या व्हाट्सोएवर अटेम्प्ट हो, लेकिन अभी तक आप क्वालिफाई नहीं हो पाए हो। और खास करके जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। मैं इस टॉपिक पे आऊं कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है पेपर 2 में हिंदी माध्यम के लिए, उससे पहले मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। क्या आपने कभी कुम्हार को उसके चाक पे बर्तन बनाते देखा है? मिट्टी के जो गीली मिट्टी होती है उससे कुछ बनाते देखा है? कुम्हार का जो चाक है वो एक, जब इतिहास आप पढ़ते हो, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, तो आग के साथ साथ कुम्हार का ये जो चाक है, ये इसका भी एक इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हाल के दिनों में बहुत जगह गांव वगैरह में देखोगे कि अब गांव में, सारे गांव में ये सुविधा नहीं है। अदरवाइज पहले मैं छोटा था तो मैं देखता था कि हमारे बगल में ही थोड़ी घर के 150-200 मीटर के दूरी पे ही एक कुम्हार का घर है। तो उनको देखता था कि कभी कभी जाते थे हम लोग देखने के लिए कि वो चाक पे क्या बना रहे हैं। सेम चाक चल रहा है, एक डंडा है, उससे चाक को घुमा रहे हैं और मिट्टी को उसमें बीच में लगाए हुए हैं। उसी मिट्टी से वो मिट्टी का दीपक भी बनाते हैं, या दिया जिसको जो भी बोलते हो, वो दीपक भी बनाते हैं। उससे वो कुछ और ये बड़ा सुराही भी बना ले रहे हैं, घड़ा भी बना ले रहे हैं, और कुछ और चीजें बनती है। जैसे बहुत सारी चीजें पहले छठ के टाइम में हम लोग देखते थे कि मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता था। अब आज की डेट में मिट्टी के बर्तन की जगह जो भी है सो आपके मेटल्स के बर्तन पे बनने लगे हैं। जैसे आपके पीतल के बर्तन में जनरली ये किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मिट्टी वाले में बनते थे। तो कुम्हार का वो जो चाक है, वो उसमें मिट्टी डाला जा रहा है, सेम मिट्टी है। उससे क्या हो रहा है कि दीपक भी बन रहा है, उससे घड़ा भी बन रहा है, उससे सुराही भी बन रहा है, उससे और प्लेट टाइप का भी बना रहे हैं। कोई भी चीज को उससे बना ले रहे हैं। मिट्टी सेम है, चाक सेम है, और हाथ भी सेम है। कहने का ये मतलब है कि आप जब कला जानते हो, जब आपके पास वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जब आपके पास बुनियादी समझ आ जाती है, तो आप किसी भी एग्जाम के पेपर को लिखो, कोई भी सब्जेक्ट को लिखो, आप में एक जो आपकी राइटिंग होती है उसमें एक निखार आता है। और वो जो आपका एग्जामिनर है वो समझ जाता है कि ये जो कैंडिडेट है इसके पास समझ है। मैंने क्यों ये एग्जांपल दिया कि सेम ऐसे आप सेम पेपर आपका, जो पेपर 2 है, 200 मार्क्स का आपको लिखना होता है। 200 मार्क्स, सेम आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, और उसमें से कुछ जो हैं ऐसे हैं, कुछ जो है रिपोर्ट राइटिंग है, कुछ जो है उसमें आर्गुमेंट राइटिंग है, उसमें प्रेसी राइटिंग है, उसमें आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, उसमें आपको ग्रामर है। ऐसे में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आपके पास बेसिक समझ है, तो सेम टाइम में आप डिफरेंट ऐसे में डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखोगे, डिफरेंट कंटेंट लिखोगे। किसी चीज को आपने वर्क कर लिया तो ऐसा नहीं है कि वही चीज आप लिख दोगे, नहीं, जो एग्जाम में पूछा गया है वो लिखोगे। एक आप एग्रीकल्चर लो, एक आप इकोनॉमी लो, इंटरनल सिक्योरिटी लो, हमारे जो नेबर हैं वो लो, या अभी आज की डेट में देखोगे कि फिलोसफिकल टॉपिक्स भी पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको एक ऐसे जो हिंदी वाला था, वो एक जो 2019 2020 21 22 में जो रिटेन क्वालिफाई कैंडिडेट के द्वारा रण संग्रामों को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, तो जो वॉर है, जो युद्ध है, उसको समाप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो आप देखोगे कि एक ये करंट का भी टॉपिक है और फिलोसफिकल भी टॉपिक है, उसको आपको फिलोसफिकल भी सोचना चाहिए। जैसे कि उन्होंने ये जो महाभारत है उससे ये जो कृष्ण शांति संदेश लेकर के जाते हैं वहां से उन्होंने शुरुआत किया। तो चीजें ये सेम होती है कि आपको टॉपिक जो पूछा गया है, कंटेंट आप जान रहे हो, उसको लिटिल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। ये जो कुम्हार का चाक है, आपको वो चाक दे दिया जाए तो आप क्या बनाओगे, वो एटलीस्ट न्यू क्रिएशन बनेगा, ये बात मान लो। वो न तो आप प्रॉपर दीपक बना सकते हो शुरू में, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यूपीएससी आपसे क्या चाहती है?
टाइम आपको कम दिया जा रहा है और उसमें कंटेंट ज्यादा पूछा जा रहा है। 3 आवर्स, इसको मिनट्स में ब्रेक कर लो तो 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में आपको 4 ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ चॉइस आपके पास 6 में से 4, तो 2-4 मिनट तो आपका सिलेक्शन में भी आ जाता है। तो 6 में से है, उसमें 4 लिखना है। 4 ऐसे आपको है, 80 मार्क्स। 2 आर्गुमेंट है आपके, 2 आर्गुमेंट 40 मार्क्स। रिपोर्ट 2 है आपके, 20 मार्क्स। फिर आपके 1 प्रेसी है, 15 मार्क्स। 1 आरसी है, 20 मार्क्स। और आपके जो ये ग्रामर वाले पार्ट हैं, ग्रामर में 25। तो ये आपका हो गया 140, 160 और फिर ये 140, यानी 200 मार्क्स के आपके टोटल हैं। अब मीन्स मान के चलो ग्रामर है 25 मार्क्स हैं, हो सकता है इसको आप 15 मिनट्स में कर ले जाओ, लेकिन टाइम लग जाता है। 15 मिनट से मान के चलो कर ले जाओ। अब आरसी है, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। प्रेसी है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। फिर इसको इसको तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो होता है ना, बॉक्स में लिखना है, और 1 बॉक्स में एक ही शब्द लिखना है। ये सारे कंपोनेंट होते हैं। अब इस कंपोनेंट में इतने कंपोनेंट, यानी कि 1 मार्क्स के लिए लेस देन 1 मिनट आपको पड़ता है, 1 मिनट से भी 1 मार्क्स के लिए लेस देन आपको 1 मिनट पड़ता है। अब यदि 1 मिनट से कम में चीजों को लिखना है, एक तरह से ये 1 मार्क का। अब सपोज ये लो, ग्रामर में ही कोई सेंटेंस है, उसको ट्रांसफॉर्म करना हो सकता है। कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक कीवर्ड के कारण हो जाए, तो वो तुरंत आप हो सकता है 10 सेकेंड में कर दो। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि पूरे सेंटेंस को फ्रेमिंग देखना है, एक एक वर्ड को, तो उसमें आपको टाइम लगता है। अब एक आप ऐसे लिखना चाहते हो, एक ऐसे में आपको आइडियली 18 मिनट्स है। 18 मिनट्स में आप एक 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। आपके पास टाइम कांस्टेंट क्या है? 18 मिनट्स। स्पेस कांस्टेंट क्या है? 3 पेजेस। उसमें से जो भी कुछ आता है वो नहीं लिख दोगे, बिलीव मी। यदि आप कचड़ा कोई भी चीज लिख दोगे, तो वो 20 मार्क्स में आपको 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। और वही ऐसे बहुत अच्छा आप लिखते हो तो 14-15, थ्योरेटिकली आपको 20 मिल सकता है, लेकिन 20 किसी को नहीं मिलेगा, 18 भी नहीं मिलेगा। कोई भी जो इस टाइम कांस्टेंट में, मैं समझता हूँ फ्यू एक्सेप्शन होते हैं जो 15 ले आएंगे, अदरवाइज 14 से अधिक आपको टारगेट भी नहीं करना चाहिए। तो टाइम आपका लिमिट है, स्पेस आपका लिमिटेड है, और उसमें से आपको एक एग्जाम का प्रेशर भी होता है। ये फैक्टर को भी आप ध्यान रखो कि एक एग्जाम प्रेशर होता है। अब जैसे मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल कि टेस्ट जब हम ऑफलाइन करवाते थे प्रयागराज में, इलाहाबाद में, तो स्टूडेंट को मैं परफेक्टली 3 आवर्स ही देता था। अभी जैसे आपको जो टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करवाते हैं, तो वो आपको मैं टेस्ट दे देता हूँ। और एक टाइम था कि मैं थोड़ा सा उसमें भी रेस्ट्रिक्ट करता था स्टूडेंट को कि यस ठीक है, इस टाइम में ही लिख करके आपको सेंड करना होगा। लेकिन इसमें बहुत बार क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू सम टाइम लगता है आपको, फिर उसको आप स्कैन करोगे, उसके बाद हमें सेंड करोगे, या फिर आपका उस बीच में कुछ काम आ जाता है। देखो, जब आप क्लास में देते हो, तो क्लास में देते हो तो आपके पास एक विकल्प होता है, एक ही विकल्प कि यस आपको लिखना है, 3 आवर्स से ज्यादा अधिक टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप अभी आपके पास घर में लेते हो टेस्ट सपोज, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि 3 आवर्स। तो 3 आवर्स का यदि टाइम है, अब वो एग्जाम प्रेशर है, तो थोड़ा तो आपके पास वो उससे सम टाइम प्रभावित होता है। लेकिन जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस किए हुए होते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं। तो यूपीएससी एक आपसे क्या चाहती है? सबसे पहले आपसे चाहती है कि जो टॉपिक दिया गया है आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं। तो सबसे पहले समझ आपसे चाहती है कि आपने टॉपिक समझा या नहीं। यदि टॉपिक समझा है, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ तो सही लिखोगे, परफेक्ट सही नहीं लिखोगे, परफेक्ट किसी का होता ही नहीं है। वो परफेक्ट जो है यूटोपियन वर्ड है कि परफेक्ट ऐसे इसने लिखा, नो, परफेक्ट नहीं होता है, हर में इंप्रूवमेंट की संभावना। इसी वजह से तो किसी को 20 नहीं मिलता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई परफेक्शन और नॉन परफेक्शन का शब्द नहीं होता। वहां आइदर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट है तो वो नहीं ये पूछने जा रही है ना कि किस ढंग से तुमने सोचा, नहीं वो नहीं। वहां करेक्ट है, 2 मार्क्स मिल गया। इनकरेक्ट है तो ये नहीं होता कि देखा जाएगा कि लॉजिक इसने ये लगाया होगा, तो लॉजिक तो स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लगाया है तो इसको चलो हाफ मार्क्स दे दिया जाए। नो, ऑब्जेक्टिव में ये सिचुएशन नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में इधर आप टोटली करेक्ट हो या टोटली इनकरेक्ट हो, इन द सेंस कि इधर आप करेक्ट हो या नॉन इनकरेक्ट हो। लेकिन यहाँ आपको समझ देखा जाता है कि जो टॉपिक पूछा गया है,
क्या आपको उसने समझा? और एक तो आपको आरसी दिया जाता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, कि क्या आप समझ रहे हो? तो समझ सबसे जरूरी है आपका। एक तो देखा जाता है कि समझ, अब बोलोगे कि क्या समझ जैसा लिखा हुआ? नहीं, आपके राइटिंग से वो पता चलते हैं कि ये बंदा टॉपिक को समझा या नहीं समझा। अब जब आप टेस्ट वगैरह देते हो तो आपको इसमें जब फीडबैक मिलता है तो पता चलता है। अब समझ के साथ साथ पहला चीज है समझ में आया या नहीं। दूसरा पॉइंट है कि जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन जो होना चाहिए था, उनको भी पता है कि ये 300 वर्ड्स का ऐसे है, 3 पेजेस है, तो उस 300 वर्ड्स में ये कितने डायमेंशंस को कवर कर पा रहा है? कोई स्टूडेंट जो है कितने वो टॉपिक को समझ गया, उन्होंने ये देखा, इंट्रोडक्शन उसका देखा, कंक्लूजन देखा, तो इनको ये पता एटलीस्ट चल गया कि ये बंदा क्वेश्चन को समझ रहा था। और किसी के इंट्रोडक्शन देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, उसमें से लगता है उनको एक्चुअली एट द फर्स्ट इंस्टांस इसने टॉपिक को ही नहीं समझा, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पता है। तो जब आप टॉपिक समझ गए, उसके बाद आप डायमेंशंस को समझ पा रहे हो, इन द सेंस कि कितने डायमेंशंस को लिख रहे हो। उसके बाद करंट से रिलेट कर रहे हो, कोई करंट ऐसे इवेंट्स हुई है, करंट की कोई घटना हुई है, मानिए पॉलिटी टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो कोई केसेस को आप जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया हो उसको आप मेंशन कर रहे हो। ये चीजें है कि करंट से उसको कंटेक्स्ट दे। यदि अब कोई टॉपिक ऐसा कोई भी रहता है जो टॉपिक, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी रहता है कि करंट से उसको आपको रिलेट करना है, तो करंट से आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। फोर्थ है, आप एग्जाम्पल से जो आपने लिखा हुआ है, जो टॉपिक आपने लिखा, जो आपने आइडिया जनरेट किया, ओके, जो ये डायमेंशन है, डायमेंशन में आप आइडिया जनरेट कर रहे हो, ठीक है, आइडिया जनरेट कर रहे हो, उस आइडिया को बैक कर रहे हो आप एग्जाम्पल से, दैट्स मीन फाइन, ठीक है, ये हुआ। एक और कंपोनेंट जो होता है आपकी हैंड राइटिंग, ये आपका हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जो है, अब जस्ट ये सोचो, एक तरह से हमने ये लिखा हुआ है, ये ऐसे ही यदि लिख दिया जाए तो एग्जामिनर तो नहीं समझेगा ना कि ये तो मैंने आपको आर्गुमेंट यहाँ आपको बोलता जा रहा था मैं, और यहाँ ये लिख दिया, ठीक है। अब ये रिपोर्ट, हमने कोई इसको कह सकता है रिपोर्ट? नहीं। इसको प्रेसी कोई कह सकता है? नहीं। ठीक है, ये आरसी आपको पता चल रहा है। तो जो कुछ लिखे वो आपका परफेक्ट करली राइटिंग एकदम ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सपोज ऐसे लिख रहे हैं, अब इस ढंग से ऐसे कोई लिखा, या किसी ने इस ढंग से ऐसे लिखा, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि परफेक्ट नहीं, अब ये चूंकि इसमें लिख रहा हूं तो इसमें उस ढंग का नहीं आएगा, लेकिन आपका परफेक्ट वो ना हो, लेकिन आपका रीडेबल होना चाहिए, प्रॉपर आपका रीड होना चाहिए, आपका वो जो है समझ। हाँ, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको सैंपल्स बहुत सारे कैंडिडेट्स का दिखा हुआ कि उनके अच्छे हैं। जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, तो उसके एडवांटेज होते हैं। हो सकता है हर ऐसे में आपको 1 मार्क ही एक्स्ट्रा मिले, तो 4 ऐसे में 4 मार्क्स एक्स्ट्रा, और वो आपका चेंजिंग और अदर कंपोनेंट्स, तो मान के चलो कि ऐसा नहीं है कि ये, लेकिन इस जो आपकी अच्छी हैंडराइटिंग है तो 5 मार्क्स तक आपको चेंजेस मिल सकते हैं। कभी भी ध्यान रखो कि एग्जामिनर जो भी है वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, वो भी आपके हमारे तरह ही हैं, चीजों को उसी रास्ते से एक तरह से गुजरे हैं। तो यदि किसी की हैंडराइटिंग अच्छी लिखी या बहुत अच्छा लिखा है इसने, इसके एक भी वर्ड पढ़ने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा, दैट्स मीन उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि समझ, डायमेंशन, करेंट, एग्जाम, और जो आइडिया आपने डायमेंशन पे जनरेट किया है वो आपका एग्जाम्पल सही, और हैंडराइटिंग। अब देखो, ये एक तरह से मैंने ये ऐसे और ये चीज को नहीं, जो राइटअप प्रॉपर है उन चीजों के लिए। एक दूसरा एक और डायमेंशन इसमें है कि जो चीजें आपने लिखा हुआ है वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में, कोहेरेंस में होना चाहिए। अब मान के चलो कि आप इंडियन एग्रीकल्चर पे लिख रहे हो, तो इंडियन एग्रीकल्चर को देश की आजादी के टाइम से स्टार्ट करोगे और वर्तमान तक आओगे, न कि अभी से स्टार्ट करोगे और पीछे जाओगे। वो एक ऑर्डर में होना चाहिए ताकि ये पता चले। तो ये लॉजिकल ऑर्डर, ये एक इंपॉर्टेंट, आप देखोगे कि जो यूपीएससी का जो सीएससी के ऐसे में उसमें प्रॉपर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि जो आपके मार्क्स मिलेंगे वो मेयर आइडिया के नहीं मिलेंगे, मेयर कंटेंट के, वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। तो कोई भी चीज, जैसे इसी वजह से बहुत बार जो क्या होता है, क्वेश्चन आंसर जब हम लिखते हैं
तो समटाइम पॉइंट्स में लिखते हैं। यहाँ ये माना जाता है कि यस, पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस ढंग से लिखो कि पता चले एग्जामिनर को कि कहीं शुरू एक पैराग्राफ यहाँ इंड हुआ है, तो दूसरा पैराग्राफ आप शुरू कर रहे हो तो उसमें क्या लिख रहे हो, तो वो एक लॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अब ये हमेशा एक दिन में नहीं आएगा, ये हमेशा कुम्हार वाले चाक को ध्यान रखो कि जो मल्टीपल टाइम वो एक बच्चा उसका होता है तो वो देखते 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 वर्क करता है। कच्ची मिट्टी है, किसी चीज को बनाया, वो खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर उस मिट्टी को फिर से मिला दिया, फिर बनाया, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स वो बनाता है, फिर उसमें परफेक्शन आता है। यही चीज आपके पास है। आप राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस करो, और राइटिंग की प्रैक्टिस को किसी को भी दिखाओ। जैसे हमने फॉर एग्जांपल फीडबैक वाला सेशन स्टार्ट किया है, और फिर टेस्ट सीरीज हम 22 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो आप या तो उसको पार्टिसिपेट, या मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा नहीं है हर चीज में आपको पैसे लगाने की जरूरत है। आपके पास कोई भी है, सीनियर है, फ्रेंड है, क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके पास लिटिल टाइम है, आप उनसे चेक करवाओ, ताकि ये पता चले कि यस कहाँ हम जा रहे हैं। और कभी भी ध्यान रखो कि परफेक्ट कभी भी कोई भी ऐसे नहीं होता। कोई कैंडिडेट सपोज 122 मार्क्स सपोज इधर के में हाईएस्ट एक तरह से 122 मार्क्स शायद ये एक या कुछ एक जो भी है, तो 122 है या 126 जो भी है, ये भी परफेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। 200 मार्क्स है और इसमें 122 या 126, इसको परफेक्ट तो नहीं कर सकते। परफेक्ट का मतलब है 200 में 200 आना चाहिए, या 199 आना चाहिए, 198 आना चाहिए। जैसे अभी मैं स्टूडेंट को कुछ को गाइड करता हूँ जो भी इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो इंटरव्यू वाले जब प्रोग्राम में जो भी कैंडिडेट होते हैं तो उनका डीएएफ होता है। उस डीएएफ में जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनके सारे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में सबके मार्क्स। तो कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं 98, 99। अब जैसे कुछ कैंडिडेट हैं उनके 99 भी 10th में सपोज मार्क्स है, 99% प्लस। अब मैं सोचता हूँ, मैं अपना मार्क्स जब देखता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स जो क्लोज में हैं उनको देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये 99 मैंने कभी सोचता ही नहीं था। और ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो 99% मार्क्स, अब 99% के मार्क्स की तुलना में तो ये तो 63% ही है, ये 61% ही है। तो वो कैंडिडेट जो 99% यहाँ 10th में ला रहा, वो यहाँ कितना लाता है, 50 भी नहीं ला पा रहा है, वो 40 ला रहा है। इसका मतलब यहाँ का हाफ भी नहीं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एकेडमिक एग्जाम में आपको देखोगे कि बहुत सारी चीजों में परफेक्ट मार्क्स मिल जाता है, यहाँ ये सिचुएशन नहीं होता, परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। आप रिलेटिवली देखा जाता है। समटाइम क्या होता है, कुछ कैंडिडेट को खराब मार्क्स मिलते हैं रिलेटिवली अच्छे में। इसका कारण क्या होता है कि जैसे आपने लिखा, आपका जो कॉपी आया, आपके कॉपी से पहले एक अच्छे स्टूडेंट का कॉपी आया। अब वो टीचर जो एग्जामिनर है वो जो चेक कर रहे हैं कॉपी, वो देखे वाह ये अच्छा लिखा है। अब सपोज उसको 105 दिया गया मान के चलो। अब आपका जो कॉपी आया एक्चुअल में आपका 85 मार्क्स लाने लायक था, लेकिन इससे कंपैरिजन जब उन्होंने किया, ऐसे आपको हो सकता है मैं वो दूसरा केस भी लेता हूँ, 105 वाले कैंडिडेट्स का देखा, तब उस नजर में उनको लगा कि नहीं, इस अनुसार ये कैंडिडेट 80 मार्क्स ही डिजर्व करता है। अब इसमें अपोजिट लो, आपसे कोई पहले कैंडिडेट आया, उसका 75 मार्क्स आया। उस 75 मार्क्स में तो वो तो एक तरह से झल्लाए हुए टाइप के थे कि मतलब क्या लिखा है, कुछ जो हैंड राइटिंग है इसकी पता नहीं चल रहा है या जो भी है। अब आपका उसके बाद आया तो आपका 85 डिजर्व कर रहा था, लेकिन आपका रिलेटिवली ये लगा अच्छा ये स्टूडेंट का ये ऐसे तो अच्छा, तो आपको 90 मार्क्स। तो हमेशा ध्यान रखो कि पेपर 2 का जो मार्क्स होता है परफेक्ट मार्क्स नहीं होता है वो। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो उस सेंस में कि परफेक्ट आपका नहीं है कि जितने मार्क्स के टोटल एग्जाम है वो, और दूसरे जितने आप एग्जैक्ट ये करते हो, तो कोई भी एग्जैक्ट नहीं होता है। सेम कॉपी को सेम एग्जामिनर यदि 5 टाइम्स चेक करे तो हर बार में किसी में 1 नंबर 2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। तो ये तो सबके लिए है, ये आपके लिए सिर्फ नहीं है। तो हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहो। तो ध्यान रखो कि जो चीजें हैं, समझ सबसे पहले टॉपिक का होना चाहिए। ये टॉपिक का समझ तब आएगा जब आप किसी चीज को लिखते हो, जब आपको फीडबैक वो मिलेगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में ये टॉपिक हम क्या समझ रहे थे और ये टॉपिक में पूछा क्या गया है। तो हमेशा ये चीज का सबसे पहले, वंस आप टॉपिक को कंप्रिहेंड करना समझ गए, टॉपिक को समझ गए कि टॉपिक में क्या पूछ रहा है, ये चीज जिस दिन आ गई,
तो आपका काम एक तरह से बहुत हद तक हो जाता है। और जिस दिन आपका ये कंडीशन हो गया कि आप सेल्फ इवेल्युएशन करने के लिए रेडी हो गए, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। किसी भी टॉपिक को आपने लिखा और उसको आप सेल्फ इवेल्युएट कर पा रहे हो, फिर आपको एग्जाम में फाइनल इनफैक्ट भी सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये चीज है हमेशा कि जो सिलेक्शन होता है वो ऑल कंपोनेंट आपका ठीक होना चाहिए। ऑल कंपोनेंट इन द सेंस कि पेपर वन भी ठीक होना चाहिए। अब पेपर वन थोड़ा सा भी खराब मान के चलो, थोड़ा है, लेकिन एटलीस्ट कट ऑफ से आप ऊपर हैं और पेपर टू आपका अच्छा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। या किसी का पेपर वन बहुत अच्छा है, पेपर टू खराब है, लेकिन एटलीस्ट कट ऑफ से ऊपर हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। और फिर है आपका फिजिकल भी सही होना चाहिए, मेडिकल में आप पास होना चाहिए, फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट। तो जो मार्क्स है ऑल थ्री कंपोनेंट्स, पेपर वन, पेपर टू और पर्सनालिटी टेस्ट, ये मिला करके कोई एक कंपोनेंट अच्छा है या खराब है वो आप जानते हो। तो जो अच्छा है उसमें एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना। लेकिन अभी चूंकि जो कट ऑफ जा रहा है, जो कट ऑफ ठीक ठाक अच्छा खासा 320, 25, 330 भी हो सकता है, 21 वाला में जा सकता है, और 23 में जब आएगा तो आप यू नेवर नो ना कि कितना होगा। अब ये आपके पास जो है कि आपका थोड़ा खराब है, तो यदि पेपर टू, तो आपको पता है कि हम 120 नहीं ला सकते हैं, 110 नहीं ला सकते हैं, लेकिन 90 से कम लाने की कोशिश ना करो। 90 से कम यदि लाते हो तो पेपर वन और पर्सनालिटी टेस्ट पे बहुत अधिक दबाव आएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि जिसका पेपर वन खराब, ये सॉरी पेपर टू खराब है जनरली, तो इंटरव्यू में भी उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि यदि आप टॉपिक को प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हो, तो वहां तो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे ना, ये जो एग्जाम में दिया जा रहा, तो टॉपिक का समझ आपको क्या है, उसमें आप एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, पांच बार पढ़ो उस टॉपिक को। लेकिन जब आपसे पर्सनालिटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नहीं ना दो तीन बार रिपीट करोगे कि सर 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 फिर से बोलिए एक बार, ऐसा नहीं कर सकते हो। वहां तो वंस आप समझे। हाँ, कुछ ऐसे टाइम होता है कि सॉरी सर, अब ये प्लीज रिपीट, या जो भी चीजों को आप बोल सकते हो, तो एक बार दो बार आप ये कर सकते हो कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो फिर उसको वो और एक लिटिल एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ध्यान रखो कि हमेशा एक और चीज है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर को 5 टाइम्स 10 टाइम्स जितनी बार हो सके, लास्ट 5 ईयर्स का कम से कम, लास्ट 5 ईयर्स का और ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के वेबसाइट में आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। जो हमसे पेड प्रोग्राम वाले हैं उनको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करता रहता हूँ कि हाँ ये है, ये ऐसे सपोज है तो ये 10 ईयर्स के ऐसे हैं ये, और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों को। तो प्रीवियस ईयर के 5 ईयर्स के पेपर को आप प्रॉपर तरीका से बैठो, उसको देखो कि एक्चुअली दो चीजें, कि ये टॉपिक क्या पूछ रहा है और कि उस कंटेक्स्ट में क्यों न्यूज में था, ये चीजें। तो जनरली आज के डेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं, और जितना आप करंट को चीजों को एक्सप्लेन करना जानोगे, जितना आप एडिटोरियल वगैरह को समझोगे ये सब, तो उतना फायदा होगा। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। जिनको चाहिए कि फीडबैक हमें टॉपिक पे चाहिए हमें लिखना है, तो ऑब्वियसली है वो मैंने बताया हुआ है, उसको पे करके आप लिख सकते हो, उस पर आपको फीडबैक मिलेगा। ओके, थैंक यू।